Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with the most important chapter in this one-shot series, Rotational Mechanics. So, rotation एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज काफ़ी है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा डर भी रहता है इस चैप्टर को लेकर। Many students find it difficult, really difficult, but मेरे हिसाब से in my opinion the reason is that difficulty जो आता है rotational mechanics वाले चैप्टर के साथ, it's just because there are many concepts that are in this chapter. So we are going to go in detail in this one shot lecture for rotation. We're going to go from basics. We're going to cover PYQs, multiple PYQs, theory करेंगे, concepts करेंगे, हर concept के साथ PYQs करेंगे. And I'm going to cover all sorts of questions that can come in your JEE Mains 2025. Easy, difficult, last few years के 2020, 2019 के थोड़े से ज़्यादा difficult हुआ करते थे. So in 2025 there is an expectation कि शायद difficulty level थोड़ा ज़्यादा होगा compared to the last few years, comparable to JEE 2020, 2019 वगैरह. तो उस हिसाब से भी हम questions करेंगे in this lecture. So my only request for you guys is keep sharing these videos that I'm making for one shot, because जितना ज़्यादा feedback मुझे आएगा उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि you guys are actually enjoying this one shot series and people are actually using it to improve their physics performance. Let me know in the comment section also how you are exactly using this one shot series and how your preparation is going. I hope you are as excited as I am to start this chapter. Let's go! Let's begin this chapter by considering a particle circular motion में. So suppose एक particle है मेरे पास, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से रेडियस आर है उसका, ठीक है. तो लेट्स से कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. वी नो एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा इनटू आर, करेक्ट, बिकॉज वेलोसिटी इज ओमेगा आर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा का डेरिवेटिव इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है. तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. अच्छा, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो मतलब एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, ठीक है. नाउ आई कैन राइट दैट माय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब अल्फा इनटू आर, करेक्ट. लेट मी यूज स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर यूज किया मैंने डायग्राम में. अब अगर मैं आर को मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, ठीक है. सो व्हाट वी हैव हियर इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड द डेफिनेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये चीज को हम टॉर्क बोलते हैं. आई एम मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय आर, स्मॉल आर, ठीक है. तो इस चीज को हम टॉर्क बोलते हैं. सो टॉर्क इज टेक्निकली इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ. सो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा अपन बात करते हैं. So torque is defined as R cross F, where it is defined about a point. So let's say it is defined about some point. Let's say point O. ठीक है? So let's say this is point O. We can define torque about any point, but you have to specify कि किस point के about torque की बात कर रहे हैं. Okay? So torque is defined as R cross F, where R is the vector जिसका tail starts from the point जहाँ पे torque निकाल रहे हैं to the point of application of force. So यहाँ पर R vector is defined as the vector from point O to the point where the force is acting. The force is acting on the particle. Correct? ठीक है. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑलराइट. तो क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. रिमेंबर द एंगल इज मेजर्ड व्हेन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स आर जॉइंड, ठीक है. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो ए बी साइन थीटा होता है. तो यहां पर मेरे पास एक्चुअली पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, दो कंपोनेंट्स है फोर्स के. कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? एक सेंट्रिपिटल एंड एक टेंजेंशियल, राइट. सो कैन यू से कि आर वेक्टर एंड सेंट्रिपिटल फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्रीज, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो उनका साइन 180 कितना? 0. तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0. सो इन द टॉर्क वी ओनली विल हैव द टेंजेंशियल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स विल नॉट प्ले अ रोल इन द टॉर्क.
तो बचेगा सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। सो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड इस एग्जांपल में टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर इंटू एफ टेंजेंशियल, ठीक है, बिकॉज sin 90 will become 1 and that is exactly what we have here. So this is basically the magnitude of the torque that is acting on the particle. Okay, this is the general definition. Alright, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, how to get the direction of cross product if you don't remember. Let's just quickly recap it. तो सपोज ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो सबसे पहले टेल्स ज्वाइन करो, देन राइट हैंड है तुम्हारे पास, तो प्लेस द साइड ऑफ योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर। तो अगर मुझे a क्रॉस b कैलकुलेट करना है तो a इज द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। सो प्लेस द साइड ऑफ योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर एंड देन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। थंब कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, सो a क्रॉस b एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इस केस में a क्रॉस b इज आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स को इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के अंदर डॉट, ठीक है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। अब अगर मैं b क्रॉस a की बात करूं, b क्रॉस a के केस में b is the first vector because जैसे हमने लिखा है b क्रॉस a, that order is important. So first vector is b vector. So place your right hand on the first vector. Now if you place it this way, you cannot curl your fingers towards it. अपने को smaller angle के along करना है, reflex angle के along नहीं करना है, ठीक है। So I cannot curl my fingers, मेरा हाथ टूट जाएगा, तो उससे अच्छा I place it this way, ठीक है। And then I am able to curl my fingers towards it. Now my thumb is pointing inwards. So therefore b cross a is inwards. The symbol for inwards is एक क्रॉस इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो होपफुली तुमको ऑलरेडी पता है, मैथ्स में भी वेक्टर्स वगैरह पढ़ा होगा। एनीवे, तो नहीं याद है तो होपफुली यू रिकलेक्टेड हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड तो ये दिया जाता ही है, ए बी साइन थीटा। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू दिस। तो यहाँ पर आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर इंटू एफ टी। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव द इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आर है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द मास m फ्रॉम द एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन विच एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट। अलग अलग एक्सेस के बाद अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अपन आगे देखेंगे। इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। उससे कितना डिस्टेंस है पार्टिकल का, आर, तो वो आर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो माय इक्वेशन अल्टीमेटली बिकम्स टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो चीज है हमने एक पॉइंट पार्टिकल के लिए निकाला है, बट यू कैन एड अप ऑल द टॉर्क्स ऑन अ रिजिड बॉडी। मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे या कोई रिजिड बॉडी होगा, तो उसमें यू कैन ऐड द टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल एंड यू कैन इक्वेट इट टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। वी आर गोइंग टू डू दैट, बेसिकली दैट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ऑलराइट, तो मेन इक्वेशन इज टू थिंग्स, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर दो अलग चीजें अपने को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, वील सी हाउ टू कैलकुलेट दैट। फिर उसके बाद टॉर्क के बारे में, टॉर्क कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एंड देन वील कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड सी प्रॉब्लम्स इन व्हिच दिस इक्वेशन इज यूज्ड। देख लो, सो लेट्स लुक एट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी सिंपल सिस्टम। मेरे पास दो पार्टिकल्स है m1 m2, ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, एंड ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो क्वेश्चन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, दे विल स्पेसिफाई कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डेफिनेशन क्या था, एक पार्टिकल का mr स्क्वायर्ड, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो पार्टिकल m1 का डिस्टेंस कितना एक्सिस है, d1, सो m1 d1 स्क्वायर, और इसका कितना है m2 d2 स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सपोज सेम सिचुएशन में इफ आई आस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू m1, तो ये डिस्टेंस अभी कितना हो गया, d1 प्लस d2। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स कॉल इट आई डैश, वो कितना हो जाएगा,
खुद के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है, जीरो, m1 का, एंड m2 का डिस्टेंस कितना है, d1 plus d2, so this will be m2 into d1 plus d2 का स्क्वायर. ऑलराइट, सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस जिसके अबाउट अपन डिफाइन कर रहे हैं. देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. तो मेरे पास 4 पार्टिकल है ऐसे, हर एक का मास 1 kg है और स्क्वायर है ये, दे आर अरेंज्ड ऑन द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. तो चारों पार्टिकल के सिस्टम का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अभी केयरफुली पढ़ना एक्सिस किस तरीके से दिया हुआ है. अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन पार्टिकल. तो इस पार्टिकल के थ्रू पास हो रहा है एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सिस ऐसे है, जैसे मेरा मार्कर है वैसे. ऑलराइट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे अपन, इसका मास अगर मैं m बोलूं और ये डिस्टेंस अगर मैं r बोलूं, तो m r स्क्वायर, इसका डिस्टेंस r है फ्रॉम द एक्सिस, नीचे वाले का उसका भी डिस्टेंस r है, एंड इस वाले का डिस्टेंस कितना है एक्सिस के से, डायगोनल, व्हिच इज r√2. r इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, सो दिस इज डायगोनल इज r√2, सो m into r√2 का स्क्वायर. तो ये देखो कितना बन जाएगा, दिस विल बी 2mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, 4mr स्क्वायर. अब सब्स्टिट्यूट करो, 1 kg एंड r का वैल्यू कितना दिया, 2, तो ये हो जाएगा 16. और यूनिट्स क्या होगा, mr स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ठीक है, देख लो. लेट्स लुक एट क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2024 कि मेरे पास 3 पार्टिकल्स है ऑफ मासेस 2 kg, 4 kg, 6 kg एंड दे आर एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो 2 मीटर्स का साइड है, ठीक है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड ये 2 kg, ये 4 kg, so 6 kg. ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल. तो यहाँ पे सेंट्रोइड है, उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. तो सेंट्रोइड का थोड़ा ज्योमेट्री अपने को पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड कहाँ पर होता है. इट विल डिवाइड द बाइसेक्टर इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और द मीडियन इनटू क्या रेशियो, 2:1. ये पता होना चाहिए, तुमको मैथ्स में पढ़ा होगा. ठीक है, सो ये एक पार्टिकल का मास अगर मैं m बोलूँ, m1 बोलूँ, तो ये लेंथ कितना है, 2 मीटर. तो ये जो हाइट है, ये जो ऑल्टीट्यूड है, दिस इज 30 डिग्री. तो ऑल्टीट्यूड पूरा कितना हो जाएगा, 2 cos 30, करेक्ट. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द सेंट्रोइड, उसका 2/3, बिकॉज दिस इज डिवाइडेड इनटू 2:1 रेशियो. तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, दिस इज 2 पार्ट्स, so 2/3. ऑलराइट, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया ऑफ एवरी पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रोइड, r. ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2√3/2 इंटू 2/3, तो ये बन जाएगा 2/√3. ऑलराइट, अब करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, ये r है, ये भी r है, ये भी r, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. करेक्ट, सबका डिस्टेंस सेम है ना. तो r का वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पहले इसको पहले ही ऐड कर लेता हूँ. दिस विल बी 12r स्क्वायर एंड r स्क्वायर मतलब 4/3, तो ये बन जाएगा 60 यूनिट्स मास इनटू लेंथ का स्क्वायर. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2021. तो मेरे पास 4 पार्टिकल्स है, चारों का मास सेम है, अरेंज्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, और बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू A एंड पैरेलल टू दिस डायगोनल DB. तो इसका मतलब मुझे चाहिए, व्हाट इज माय एक्सिस दिस वे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, व्हिच इज पैरेलल टू DB. ठीक है, तो ये वाले पार्टिकल A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0, बिकॉज इट इज ऑन द एक्सिस, डिस्टेंस 0. फिर B, C एंड D. तो B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम द एक्सिस, ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, which is half the diagonal, right? So this will become half the diagonal. Length L दिया हुआ है स्क्वायर का, तो half the diagonal कितना होता है, L√2, तो उसका हाफ मतलब L/√2, so this will become L/√2. ठीक है, so moment of inertia B का कितना हो जाएगा, m L/√2 का स्क्वायर. सिमिलरली D का भी वही होगा, तो इंटू 2 कर देता हूँ, प्लस C का डिस्टेंस कितना है A से, डायगोनल के बराबर, so I'll have m into L√2 का स्क्वायर. ऑलराइट, सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा,
एम एल स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 प्लस 2ml स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3ml स्क्वायर। ऑलराइट, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, देख लो। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो कोई कंटीन्यूअस रिजिड बॉडी है एंड कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को अबाउट सम एक्सिस। तो क्या करूं मैं, एट अ डिस्टेंस r आई कैन कंसिडर सम इनफाइनेटेसिमल मास, उसको मैं एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अब एक पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, dm इंटू आर स्क्वायर, एंड ऐड करना है मुझे सारे पॉइंट पार्टिकल्स, मतलब अपन इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स अप्लाई दिस फॉर अ रॉड। सो लेट्स से कि एक रॉड है, लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, ओके। तो मैं क्या करूं, एट सम डिस्टेंस x लेट मी कंसिडर अ स्मॉल मास dm ऑफ लेंथ dx, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर। एंड अभी मुझे dm को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x। सो आई हैव लैम्डा एज अ लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब dm by dx, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो dm इज लैम्डा dx, तो ये बन जाएगा, dm को मैं लैम्डा dx लिख सकता हूँ, सो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर dx। एंड अगर लेंथ l है तो लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू l। अब यहाँ पे अगर मेरे पास रॉड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो मतलब लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। सो इफ लैम्डा इज कांस्टेंट, इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम लैम्डा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। तो ये डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस में दे मे गिव यू अ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, दे मे गिव यू सम एक्सप्रेशन फॉर l, तुमको यही डेरिवेशन करके यहाँ पर फिर लैम्डा फॉर लैम्डा सॉरी, तो जहाँ जो भी लैम्डा का वैल्यू दिया है, एक्सप्रेशन दिया, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। विल लुक एट एन एग्जांपल, बट फॉर नाउ लेट्स लुक एट जहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है 0 टू l, दिस विल बी x क्यूब बाय 3, तो ये बन जाएगा लैम्डा l क्यूब बाय 3। अब लैम्डा बिकॉज वो कांस्टेंट है, आई कैन आल्सो राइट इट एज मास बाय लेंथ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, इफ इट इज अ कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस, ठीक है, कि रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 3। तो यहां पर हो सकता है कि दे गिव यू अ वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ। लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल। नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020 कि मेरे पास एक रॉड है एंड आई हैव एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। तो उसका मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल है, सम कांस्टेंट इनटू 1 प्लस x बाय, टोटल मास m दिया हुआ है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस में समथिंग इनटू ml स्क्वायर था, ठीक है। तो मुझे मास के टर्म्स में निकालना है, लैम्डा के टर्म्स में नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक। तो इस रॉड पे एट अ डिस्टेंस x आई विल कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट जिसका थिकनेस dx है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा dx। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। अब लैम्डा dx, लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस x बाय l इंटू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो मैंने लैम्डा को ये सब्स्टिट्यूट कर दी, ये चीज़ यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, फ्रॉम 0 टू l। सो लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय l dx 0 टू l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल l एक्स क्यूब बाय 3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा l क्यूब बाय 3 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रल x रेज़ टू 4 बाय 4, लिमिट्स लगाऊंगा और एक l है यहाँ पे तो कट जाएगा, सो l क्यूब बाय 4, तो ये बचेगा 7 लैम्डा नॉट l क्यूब बाय 12। बट दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज ऑप्शंस में m और l के टर्म्स में था आंसर। सो अभी मुझे मास भी निकालना पड़ेगा। सो मास इज इंटीग्रल dm, सो इंटीग्रल लैम्डा dx, लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस x बाय l इंटू dx 0 टू l। सो लैम्डा नॉट बाहर, इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो x मतलब लिमिट्स लगाऊंगा तो l बचेगा, एंड x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगाऊंगा तो l स्क्वायर बाय 2, एक l है यहाँ पर तो l बाय 2, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा नॉट l बाय 2, ठीक है। सो मास का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर आई कैन जस्ट राइट लैम्डा नॉट इंटू l इज 2m बाय 3, करेक्ट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लैम्डा नॉट इंटू l इज 2m बाय 3, बचेगा l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7m डिवाइडेड बाय 18 l स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये ऑप्शंस में। ऑलराइट, तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक मास। देखो
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू थियोरम्स दैट वी यूज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस. तो एक तो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस है, ठीक है. एंड लेट्स से एक और एक्सिस है यहाँ पर पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास. लेट्स कॉल दिस एक्सिस ए. So parallel axis theorem बोलता है moment of inertia about axis A should be equal to moment of inertia about center of mass plus md squared, where d is the distance between the axis and m is the total mass of the object. ठीक है. So what is this कि अगर तुमको center of mass के through moment of inertia पता है then you can just calculate the moment of inertia about any axis parallel to the axis going through center of mass using this formula. Let's apply it to a rod. तो रॉड के केस में वी कैलकुलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एज. लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. इनडायरेक्टली हम ये यूज करेंगे टू कैलकुलेट आईसीएम. ठीक है. सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ. कितना था? थिन रॉड है, ml²/3 था इसके अबाउट. ये सेंटर ऑफ मास है मेरा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2. Uniform mass distribution, center of mass will be the center. So I will say moment of inertia about axis A is ml²/3. So ml²/3 should be equal to ICM, which is what I want, plus md². D is L/2. L²/4. The moment of inertia about center of mass देखो कितना हो जाएगा? That will become ml²/12. ये भी हम याद रखेंगे. ठीक है. These are two important values. Moment of inertia for a uniform mass distribution वाला rod. About the edge is ml²/3. About the center of mass is ml²/12. The axes are perpendicular to the rod. ठीक है. तो ये चीज हम याद रखेंगे. Now इसका प्रूफ अपन प्रूव नहीं करेंगे, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, देख लो. लेट्स टॉक अबाउट द अदर थियरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम क्या बोलता है? दिस इज फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स. 2D ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि प्लेन ऑब्जेक्ट्स लाइक डिस्क, थिन डिस्क है, रिंग है, स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सपोज द ऑब्जेक्ट इज इन द एक्स वाई प्लेन, सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सो ऑब्जेक्ट इज इन द एक्स वाई प्लेन सपोज. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट सेंटर ऑफ मास, कैन बी एनीथिंग, should be equal to moment of inertia about the x-axis passing through that point plus moment of inertia about the y-axis passing through that point. ठीक है. अगेन इसका प्रूफ नहीं कर रहे, बट अपन इसका एप्लीकेशंस देखते हैं. सो इसका एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले तो एक रिंग कंसिडर करते हैं. लेट्स लुक एट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. सब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ अभी. तो एक रिंग है. सपोज आई आस्क यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो कितना हो जाएगा? हर dm mass, every dm mass is at a distance of r. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इंटीग्रल dm r². r तो कांस्टेंट है, हर dm मास के लिए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dm इंटू r². ये कितना बन जाएगा? टोटल मास. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही सिंपल है. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज mr². ठीक है. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर. ये रिंग है. So let's say कि ये diameter के about मुझे calculate करना. So let's say this is x-axis, let's say this is y-axis passing through the center. Okay. Now moment of inertia about the x-axis and moment of inertia about the y-axis दोनों equally होंगे because they are both diameters, right? So, and I can use this now. Moment of inertia about z-axis is ix plus iy. Moment of inertia about z-axis कितना है? Z-axis तो यही बन गया जो हमने already calculate किया, mr² perpendicular to the plane of the ring. So mr² is equal to, both of them are equal. So moment of inertia about the x-axis and y-axis are both equal to mr²/2. Basically, this is the moment of inertia of the ring about the diameter. Any diameter about moment of inertia is mr²/2. So that is how we calculate the moment of inertia about a diameter using the perpendicular axis theorem. ठीक है. Alright, तो ये मेरे दो चीजें, दो moment of inertia अपने को याद रखना है रिंग के लिए. One passing through the plane, passing through the center perpendicular to the plane, and one about the diameter mr²/2. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. क्या बोला गया? Moment of inertia of a thin rod about one end is I1
the axis is perpendicular to the rod. Same rod is bent into a ring and its moment of inertia और diameter is I2. तो I1 by I2 का रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो रॉड का अगर लेंथ L है और मास M है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड कितना हो जाएगा, mL²/3, करेक्ट। अब इसको बेंड कर दिया एक रिंग में, तो रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, आई कैन से लेंथ L शुड बी इक्वल टू 2πr, तो R का वैल्यू L/2π, करेक्ट। सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रिंग का अबाउट द डायमीटर कितना होता है, mR²/2, तो ये बन जाएगा r² मतलब L²/4π² एंड 2, तो 8π², ठीक है। सो देयरफॉर I1 by I2 हो जाएगा 1/3 इंटू 8π², so 8π²/3, तो x का वैल्यू 8, ओके। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो इसको मैं डिराइव करूंगा एंड द रीजन आई एम गोइंग टू डिराइव दिस इन डिटेल इज बिकॉज इस पे वेरिएशंस आ सकते हैं विद वेरिएबल डेंसिटी, और आए हुए हैं जेईई मेंस में, लगातार आए हुए हैं, सो इट इज वेरी प्रोबेबल दैट इट विल कम इन योर जेईई मेंस, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द डेरिवेशन। लेट्स टेक अ लुक। तो इसको मैं क्या करूंगा कि आई एम गोइंग टू कंसिडर इट एज लॉट्स ऑफ थिन रिंग्स, ठीक है। तो बहुत सारे थिन रिंग्स की तरह मानूंगा बिकॉज मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। सो इसका जो मास है थिन रिंग का, उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, राइट। सो आई कैन जस्ट राइट इट एज सिग्मा इनटू द एरिया, वेयर सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया, मतलब dm/da। जैसे अपन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या लिखते हैं, ds/dt, वैसे ही मास पर यूनिट एरिया इज dm/da। So dA is the area of the thin ring, sigma is the mass per unit area. अगर sigma एक constant value है, uniform है, तो मतलब mass is uniformly distributed. But sigma can be a variable also. ऐसे questions आए हुए हैं. Alright, so I'm going to write dm is equal to sigma dA. dA को मैं कैसे लिखूँ? dA ऐसे thin ring है, तो उसको मैं उसका area, ये shaded area है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? Circumference into thickness. तो circumference is 2πr into thickness, इसका thickness को मैं dr बोल सकता हूँ, 2πr into dr। तो मेरे पास dm बन जाएगा सिग्मा into 2πr dr, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द रिंग, कितना होता है, mr²। सो m मतलब dm, r मतलब ये स्मॉल r, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी dm r² एंड इंटीग्रेट करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू r² इंटू dr, तो ये बन जाएगा सिग्मा 2πr³ dr। एंड अगर ये रेडियस r है तो 0 to कैपिटल R लिमिट्स ले लूंगा। नाउ इफ सिग्मा इज यूनिफॉर्म वो बाहर आ जाएगा, इफ सिग्मा इज गिवन सम एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल r देन यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट, ठीक है। तो अभी अपन यूनिफॉर्म डिस्क की बात करते हैं, तो सिग्मा को बाहर ले लेता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 2π सिग्मा कांस्टेंट आ गया एंड r³ का इंटीग्रल r⁴/4 लिमिट्स लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा पाई r⁴/4 और बाय 2, सॉरी, ठीक है। अब मुझे मास के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना है, इसका मास अगर m है, तो यूनिफॉर्म सिग्मा के लिए कैन आई राइट सिग्मा इज मास डिवाइड बाय एरिया πr², तो सिग्मा को m by πr² लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा m by mr²/2। So this is the moment of inertia of disk that we are going to remember for our exam. It is the moment of inertia of the disk about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk, ठीक है। अगर मैं डायमीटर के अबाउट पूछूं, अगर ये x axis है, ये y axis है, तो x and y are both the diameters and therefore the moment of inertia about them are equal because they are both diameters. So I know perpendicular axis theorem से both are equal and moment of inertia about z axis क्या है, mr²/2. So both x or y axis, which is basically diameter, would be half of the moment of inertia about the z axis using this perpendicular axis theorem. तो वो by 4 हो जाएगा। तो अपन ये दोनों चीजें याद रखेंगे डिस्क के लिए, ठीक है। देख लो, लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019 कि मेरे पास एक डिस्क है, उसका मास m है, रेडियस r है, बट
it has a non-uniform mass distribution. So sigma, which is mass per unit area, is given as kr square, where k is some constant. So moment of inertia पूछा गया था, but in terms of mass. ठीक है, mr square के something into mr square पूछा गया था. Alright, so let's do this question. तो जैसे हम डिस्क के लिए डिराइव करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही यहाँ पर भी करना है कि r डिस्टेंस पे वी विल कंसिडर अ रिंग, थिन रिंग ऑफ मास dm एंड थिकनेस dr. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I want to find the moment of inertia about the axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk. ठीक है, तो इसके एक्सिस के बाद, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर, m मतलब dm. अब dm को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू dA, और dA बिकॉज सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, तो dA का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस. ठीक है, सो सिग्मा इज kr स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 pi k r cube dr. So moment of inertia would become 2 pi k r cube into r square r raised to 5 dr from 0 to capital R. तो देखो कितना बन जाएगा? 2 pi k r raised to 6 by 6. ठीक है, तो ये pi k r raised to 6 by 3 बन जाएगा. But I want the moment of inertia in terms of mass. So अभी मुझे mass को भी निकालना पड़ेगा. So mass will be integral dm. तो integral of this. So 2 pi k r cube dr divided by from 0 to r. तो r cube का इंटीग्रल r raised to 4 by 4 लिमिट्स लगाऊंगा. So r raised to 4 by 4. तो ये 2 हट के, ठीक है, तो pi k r raised to 4 by 2 is my mass. तो अगर जस्ट मैं इसको ऐसे लिखूं, pi k r raised to 4 by 2 into 2r स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं. जस्ट 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, r raised to 4 बाहर ले लिया, सो दैट दिस एंटायर थिंग को मैं मास लिख सकता हूँ. सो मेरा बन जाएगा 2 mr स्क्वायर बाय 3. सो माय आंसर वुड बी दिस. ऑलराइट, ये जो तरीका है ये अपने को याद रखना पड़ेगा बाय कंसीडरिंग रिंग्स. देख लो, लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट. तो अगर मेरे पास एक प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड इन द प्लेन ऑफ द प्लेट. तो इस एक्सिस के अबाउट बात करो. ठीक है, तो अगर मुझे इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई कैन ट्रीट इट एज लॉट्स ऑफ रॉड्स, लॉट्स ऑफ थिन रॉड्स. लेट्स से ये डिस्टेंस b है, लेट्स से ये a है, लेट्स से दिस इज द y एक्सिस. तो अबाउट द y एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर रॉड का dm इंटू b स्क्वायर बाय 12 होगा. बस अपने को उसको इंटीग्रेट करना है, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल dm टोटल आ जाएगा, टोटल मास. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस वुड बी mb स्क्वायर बाय 12. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये लेंथ कितना है? a, तो b की जगह a आ जाएगा. ये अपने को याद रखना है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस कितना हो जाएगा? z एक्सिस मतलब द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रेक्टेंगुलर प्लेट. दोनों का एडिशन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो ये बन जाएगा ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12. ठीक है, तो अपन ये सब याद रखेंगे. नाउ स्क्वायर प्लेट के लिए a and b are equal. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट the x or y axis would become ma square by 12, and moment of inertia about the z axis, the axis perpendicular to the plane of the plate and passing through its center, would become ma square by 6. a और b इक्वल डाल के. ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट तो इसका स्पेशल केस है, बट ये चीज अपन याद रखनी है, x and y for a rectangular plate. Suppose I ask you moment of inertia about some other axis. Suppose यहाँ पर axis है, so let's say this is length ये b है. ठीक है, एंड मैं b बाय 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ. b बाय 4 डिस्टेंस पे एक एक्सिस है पैरेलल टू द y एक्सिस, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ. तो मैं क्या करूँगा? आई कैन जस्ट राइट इट एज ICM प्लस md स्क्वायर. तो मेक द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. वो मेरा y एक्सिस बन गया. उसके अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mb स्क्वायर बाय 12 प्लस डिस्टेंस d कितना? b बाय 4. सो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय 16. वो ऐड तो कर लोगे खुद से. ठीक है, तो इस तरीके से दे कैन आस्क यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट सम अदर एक्सिस. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर यूज करके कर सकते हो. देख लो, लेट्स लुक एट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स जिसका अपने को वैल्यू याद रखना है फॉर JEE मेंस. तो एक हॉलो स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/3 mr स्क्वायर. सब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr स्क्वायर. हॉलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस
mr square by 2. Solid cone about its axis 3 mr square by 10. Hollow cylinder is mr square. So hollow cylinder को I can just treat it as lots of rings, and हर ring का mr square होगा तो total mr square हो जाएगा, right? Similarly, solid discs I can treat it as lots of discs. Moment of inertia is mr square by 2 about the axis. ठीक है, ऑलराइट. तो ये अपने को वैल्यू सारे याद रखने हैं. ऑफ कोर्स अपन ने रिंग, डिस्क, प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट वगैरह देख लिया, तो उसका तो याद रखना ही है, बट उसके साथ ये सारों का भी याद रखना है. देख लो. Now a very nice question came in JEE 2020 जिसमें majority of the students found difficulty doing this question. तो क्या है कि मेरे पास 3 identical solid spheres है, ठीक है, and मुझे moment of inertia निकालना है. इनका ratio 1 is IO which is about the axis perpendicular to the plane of the figure and going through the centroid of the triangle formed by the centers of the spheres. तो तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, और उसका जो सेंट्रॉइड है उसके थ्रू वो पॉइंट O है, तो उसके थ्रू एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज IO. ठीक है, एंड IA इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एंड पासिंग थ्रू A व्हिच इज द सेंटर ऑफ दिस वन स्फीयर. ऑलराइट, तो उनका मुझे रेशियो निकालना था. सो इट वाज अ क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स फाउंड इट लेंथी एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉट एबल टू डू इट इन द एग्जाम. लेट्स डू इट हियर. तो सबसे पहले तो सबका मास कुछ m बोल देता हूँ एंड रेडियस r बोल देता हूँ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a ये वाले स्फीयर का, तो इट्स जस्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर व्हिच इज 2/5 mr² फॉर अ सॉलिड स्फीयर. इस वाले का पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा. खुद के अबाउट 2/5 mr² है प्लस md², और ये d कितना है 2r. d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. ये सेंटर ऑफ मास है, इस स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस है प्लस md² टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट a. तो m into d मतलब 2r. ठीक है, एंड सेम ये स्फीयर के लिए भी वही चीज होगा, तो इंटू 2 कर देंगे. तो देखो कितना आ जाएगा. आई विल गेट 2/5 प्लस 2/5 into 2/5 is 4/5 प्लस 2 square is 4 into 2 8 टाइम्स mr². ठीक है, तो ये 6/5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 46/5 mr². बस कैलकुलेशन मेरा चेक कर लेना. ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O निकालते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या होगा? तो ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल देखूं, इसका साइड लेंथ कितना है 2r, द लेंथ जॉइनिंग द टू सेंटर्स, राइट? तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बिकॉज वी विल नीड दिस डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट d इन आवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? द एंटायर ऑल्टीट्यूड वुड बी 2r cos 30, एंड वी नो that the centroid divides the altitude into 2:1 ratio in an equilateral triangle. तो 2/3, 2:1. ठीक है, ये मेरा d का वैल्यू बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r/√3. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है अबाउट O. तो कोई भी एक स्फीयर ले लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इज 2/5 mr² प्लस md² टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. ये डिस्टेंस d हमने निकाल दिया, तो प्लस md², so 4r²/3. एंड तीनों स्फीयर का सेम ही होगा अबाउट O, तो इंटू 3. ऑलराइट, तो देखो क्या बन जाएगा. आई विल गेट दिस विल बी 6/5, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड दिस विल बी 4 mr². ठीक है, तो ये 26 mr²/5 बन जाएगा. ऑलराइट, और अब अपने को रेशियो लेना है. सो IO/IA वुड बी 26/46 मतलब 13/23. ऑलराइट, देख लो. लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है कि कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I बोलूं, आई कैन राइट इट एज mk² where k is some constant. So k is called the radius of gyration. बस एक मैथमेटिकल वेरिएबल. ठीक है, ऑलराइट. सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज जस्ट root of I/m. So for example, मेरे पास एक डिस्क है. If I ask you what is the radius of gyration about the axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disc, तो moment of inertia क्या है? mr²/2 I/m. So ये बन जाएगा r/√2. Obviously radius of gyration depends on the axis, क्योंकि moment of inertia depends on the axis. ठीक है, तो किसी के अबाउट भी radius of gyration पूछा जा सकता है. देखिए,
तो एक JEE 2023 में सिंपल सा क्वेश्चन आया था, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया था, बट इट इन्वॉल्व्ड यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे द एक्सिस इज प्रेजेंट एंड आई वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, तो मुझे पता है कितना होता है, दैट इज 2/5 mr square, r मतलब 5 सेंटीमीटर plus md square, so that I can get the moment of inertia about this axis 10 square, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 10 plus 100, तो 110 m, राइट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू mk square, so k is equal to root 110 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर्स में क्या होना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मेक श्योर कि कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं होता, देख लो। नाउ लेट्स कम टू टॉर्क। तो टॉर्क का डेफिनेशन इज r क्रॉस f, वेयर व्हाट इज r, अगर ये कुछ पॉइंट है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है और यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर। r वेक्टर मतलब इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है, फ्रॉम द पॉइंट जहां पे अपने को टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ साइन थीटा, वेयर आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच का एंगल इज थीटा। ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, राइट। नाउ आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज आर साइन थीटा इंटू एफ, which is r perpendicular into f. What is r sin theta? अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये मेरा r वेक्टर है, ठीक है। तो दिस एंगल इज थीटा, तो r sin थीटा क्या बन जाएगा, अगर मैं फोर्स को एक्सटेंड करूँ, ये एंगल भी थीटा हो गया। So r sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां पे अपने को टॉर्क निकालना है टू द लाइन ऑफ द फोर्स। सो मैं फोर्स को एक्सटेंड करता हूं एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन टू दैट लाइन ऑफ द फोर्स, तो मेरा आर परपेंडिकुलर। सो मैग्नीट्यूड में एक्चुअली डायरेक्टली लिख सकता हूं यूजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। जनरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट एंड जिस जहां पे फोर्स लग रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज ऐसे एक रॉड है, ठीक है। तो सपोज मुझे ग्रेविटी का टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए, सपोज। ना सबसे पहले तो वी हैव टू रिमेंबर दैट ग्रेविटी एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। सो ग्रेविटी विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास एंड लेट्स से ये रॉड का लेंथ कुछ एल है, लेट्स से ये एंगल कुछ थीटा है, ठीक है। या चलो 30 डिग्री कुछ वैल्यू लेते हैं, 30 डिग्री ले लेता हूँ, ओके। तो मुझे निकालना है टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट पॉइंट ए, सपोज। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है mg ऐसे है, तो a यहां पर है, यू ड्रॉ द mg लाइन, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम a, बिकॉज तुमको उसके अबाउट टॉर्क निकालना है, करेक्ट। तो टॉर्क कितना हो जाएगा अबाउट a, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ रॉड इज l/2, सो दिस लेंथ विल बिकम l/2 cos 30, correct? So this will become l/2 cos 30 times mg, r perpendicular into force। ये मेरा टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट पॉइंट ए बन गया, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो तो अपना क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। पॉइंट ए से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे है, ग्रेविटी ऐसा है, जॉइन द टेल्स, कर्ल करो, प्लेस ऑफ राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, r क्रॉस फोर्स होता है, r वेक्टर पे रखो, curl your fingers towards the second vector, your thumb is pointing outwards, so the torque is outwards, ठीक है। इसको कभी कभार अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, your fingers are curling in the anti-clockwise sense, so sometimes it's also said that this torque is in the anti-clockwise sense, all right। suppose यहाँ पर एक normal force लग रहा है, कुछ wall है, suppose यहाँ पे normal force लग रहा है, I ask you torque of normal force about point A, तो क्या करेंगे, तो normal force यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना, तो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द टॉर्क टू द फोर्स, तो ये लेंथ मेरा आर परपेंडिकुलर हो गया।
अब ये मेरा रॉड, दिस इज माई रॉड, उसका लेंथ L है, दिस इज 30 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? L cos 60, L by 2. So therefore the torque of normal about A would be perpendicular distance L by 2 into the normal force. Simple. And direction, once again take the position vector from A to that point. So position vector ऐसे जा रहा है and normal force ऐसे है, tails join करना, don't forget to join the tails. ठीक है, position vector ऐसे है, normal force ऐसे है, join the tails. First vector is R vector, place your right hand on R vector, curl your fingers towards normal force, the thumb is pointing inwards, so the torque is inwards. Or sometimes it's also said that since your fingers are curling in the clockwise sense, so this is in the clockwise sense. ठीक है, तो इस तरीके से अपन टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जो JEE 2023 में आया था। A force of minus p k cap acts at the origin. Torque about 2, minus 3 is some vector दिया हुआ है. Find A by B. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, वेयर दे गिव यू फोर्स और पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, एंड देन आस्क यू टू कैलकुलेट द टॉर्क। ऑलराइट, सो बेसिक मैथमेटिक्स या इवन वेक्टर्स मैथ्स वाले चैप्टर में यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल हाउ टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट इन आई कैप जे कैप के कैप। बेसिक में बता देता हूँ, क्विकली रिकैप करते हैं। आई जे के इस तरीके से क्लॉकवाइज मैनर में मैंने लिखा है। सो आई क्रॉस जे इज के, ठीक है, जे क्रॉस के इज आई, K क्रॉस I is J, ऑलराइट, क्लॉकवाइज मैनर में अपने को जाना है। तो ये चीज अपन यूज करके फटाफट अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर गए कि द फोर्स इज एक्टिंग एट द ओरिजिन एंड द पॉइंट अबाउट विच वी वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क इज दिस 2, minus 3. So the position vector for the torque calculation will be from the point जहां पे अपने को torque calculate करना है to the point of application of the force. ठीक है, so मेरा जो force vector है that is acting at the origin and ये इसके about मुझे torque निकालना, तो ये मेरा R vector, ठीक है ना। origin से किसी point का position vector हमें लिखना आता है, it's just the x y coordinates, so उसका negative हो जाएगा the R vector that we want to use in the torque. So my R vector would be negative of इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अपन टॉर्क कैलकुलेट करते हैं r क्रॉस f, तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस फोर्स कितना दिया माइनस p k कैप। ठीक है, तो i क्रॉस k, k क्रॉस i is j, so i क्रॉस k is माइनस j। ठीक है, माइनस माइनस कट के I'll get माइनस 2p j कैप and j cross k is minus I cap with a negative sign. Sorry, j cross k is positive I cap and यहाँ पे एक negative sign है, यहाँ पे minus 3p I cap आ जाएगा. So this will become p times minus 3 I cap minus 2 j cap and therefore a is minus 3, b is minus 2, compare करके a by b would be 3 by 2. तो इस तरीके से अपन आंसर निकालेंगे। ठीक है, देख लो। Let's look at a nice question that came in JEE 2023. तो इस तरीके से क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में है और पूछा जाता है कोई एक फोर्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे एक रॉड है मेरे पास, दिस रॉड इज हिंज्ड हियर, हिंज से अटैच्ड है, एक स्ट्रिंग है यहाँ से अटैच्ड है एट दिस पॉइंट एंड एक और स्ट्रिंग है कनेक्टिंग अ ब्लॉक ऑफ 8 kg। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है एंड नेट टॉर्क भी 0 है, because the object is neither translating nor rotating, तो मतलब टॉर्क भी 0 है एंड फोर्स भी 0 है। ठीक है, तो ये चीज मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो मुझे निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो वी विल लेट्स ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द रॉड। एफबीडी ऑफ द रॉड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, 8 kg भी इक्विलिब्रियम में है, जी का वैल्यू 10 लेना है अपने को, तो ये जो टेंशन होगा वो 80 न्यूटन हो जाएगा, तो वही टेंशन इस रॉड पे लगेगा। यहाँ पर एक 80 न्यूटन लग रहा है, इस पॉइंट पे एक अननोन टेंशन लग रहा है जिसका वैल्यू अपने को निकालना है। देन खुद का रॉड का मास 2 kg है, तो उसके सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी लगेगा 20 न्यूटन एंड एक हिंज फोर्स होगा। अब जो हिंज फोर्स है दैट कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन, वी डोंट नो दैट। ओके, ऑलराइट, तो मुझे अभी फोर्सेस बैलेंस करके या टॉर्क बैलेंस करके टेंशन निकालना। ना फोर्स बैलेंस करना इज नॉट यूजफुल बिकॉज
फोर्स में एक अननोन हिंज फोर्स भी आएगा जिसका डायरेक्शन भी नहीं पता मुझे, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता. सो लेट मी गो टू द टॉर्क. सो व्हाट वील डू इज वील बैलेंस द टॉर्क अबाउट द हिंज. सो इक्विलिब्रियम में वी कैन बैलेंस टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, बिकॉज इक्विलिब्रियम है तो एवरी पॉइंट के अबाउट आई कैन राइट, ये जो टॉर्क इक्वल आई अल्फा होता है यू कैन राइट इट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. बट जब इक्विलिब्रियम है तो पूरा बॉडी रेस्ट पर है तो एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ मूव ही नहीं कर रहा है. So about any point you can write torque is zero in equilibrium. यहाँ पर it will be convenient to write it about the hinge because hinge के about लिखूंगा तो hinge force का torque zero हो जाएगा. क्यों? क्योंकि torque क्या था? Torque was the perpendicular distance into force. But hinge के about ही अगर मैं लिख रहा हूँ तो hinge force उसी point पे act कर रहा है तो distance from the hinge to the hinge force is zero. So therefore torque of hinge force about itself is zero. ठीक है? So we can avoid the hinge force which is unknown, remember, by writing the torque about the hinge. तो क्या क्या टॉर्क आएंगे? एक तो 20 न्यूटन का टॉर्क आएगा. टोटल 100 सेंटीमीटर दिया रॉड तो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर्स तो 0.5 मीटर्स. ठीक है, तो 20 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.5. ठीक है, सो लेट मी राइट द टॉर्क. लेट मी चूज वन सेंस एज पॉजिटिव. सो लेट्स से आई एम चूजिंग इनवर्ड एज पॉजिटिव. ठीक है, मेरा चॉइस है. रिमेंबर दिस सिंबल इज फॉर इनवर्ड्स. इनवर्ड्स को मैंने पॉजिटिव चूज कर लिया, आउटवर्ड्स नेगेटिव. कुछ भी तुम्हारे पर. सो यहाँ पर 20 न्यूटन के लिए हिंज से आर वेक्टर ऐसे है एंड 20 न्यूटन ऐसे है. टेल ज्वाइन करना है तो आर क्रॉस एफ इनवर्ड्स. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन का टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स वुड बी 0.5 इंटू 20 प्लस 80 न्यूटन. 80 न्यूटन का भी आर वेक्टर ऐसे है, 80 न्यूटन ऐसा है तो उसका भी इनवर्ड्स. कितना आ जाएगा? दिस इज एंटायरली 1 मीटर सो प्लस 1 इंटू 80. व्हाट अबाउट टेंशन? तो ये जो टेंशन है उसका टॉर्क अबाउट द हिंज, तो मेरा टेंशन ऐसे लग रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है. तो हिंज से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा. करेक्ट. ये डिस्टेंस कितना है? 0.6 मीटर्स, 60 सेंटीमीटर दिया ना, 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 0.6 साइन 60 तो वो बन जाएगा 0.3. करेक्ट. एंड डायरेक्शन क्या होगा? आर वेक्टर ऐसे है, ऐसे. आर वेक्टर ऐसे है एंड टेंशन ऐसे है. टेल्स ज्वाइन करो तो आर क्रॉस टी इज आउटवर्ड्स तो वो भी नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा. कितना लिखेंगे अपन? मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू टेंशन. बट दिस नेट टॉर्क शुड बी 0. बट दैट्स इट. हो गया. तो मेरे पास आ जाएगा दिस विल बी 10 प्लस 80 90 तो टेंशन वुड बी 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.3 तो ये बन जाएगा 300 न्यूटन्स. ऑलराइट. तो इस तरीके से अपन वी कैन कैलकुलेट द टेंशन. ठीक है, तो टॉर्क लिखना बस तुमको थोड़ा सा केयरफुली साइन के साथ लिखना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह थोड़ा ज्योमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019. मेरे पास एक कॉइन है एंड मास 5 ग्राम्स है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है. इस एक्सिस के बाद उसको रोटेट करा है, ये एक्सिस के बाद. ठीक है, दैट इज पासिंग that is a tangent to the coin. The net constant torque that will increase the angular velocity from 0 to 25 rotations per second in 5 seconds is how much? तो यहाँ पर we see an application of torque is equal to I alpha. तो सबसे पहले इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एक डिस्क का, कॉइन को डिस्क मानेंगे तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी कुछ बोला नहीं तो यूनिफॉर्म डिस्क मानेंगे, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. खुद के अबाउट कितना होता है? डायमीटर के अबाउट mr²/4. रिमेंबर, but we have to use parallel axis theorem. The distance is r, so plus mr². तो ये बन जाएगा 5 mr²/4. ठीक है. And angular acceleration कितना है? The angular acceleration would be the change in angular velocity divided by the time taken, right? तो change in angular velocity कितना है? Initially 0 था और finally 25 rotations per second. So final angular velocity is 25 rotations per second. मतलब कितना radians? 25 into 2 pi. Correct? One rotation is 2 pi angle, so this will become 50 pi rotations per second. So ये बन जाएगा 50 pi divided by time is, so this will become 10 pi. ठीक है, तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा. तो टॉर्क would be I alpha. So 5/4 into mass कितना दिया? Mass is 5 grams. So 5 into 10 power minus 3 into radius is 1 centimeter. मतलब 10 raised to उसका स्क्वायर करना होगा, 10 raised to minus 4 meters. सब SI यूनिट्स में करना है. हाँ, बाय 4 तो मैंने कर लिया. इंटू अल्फा इंटू 10 पाई. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू, सो दिस विल बिकम 25 पाई
divided by 4 into 10 raised to minus 6 and this will become, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऑप्शंस जो था वो मैं लिख लेता हूं, 4 into 10 power minus 6 ये these were the options given, ठीक है। तो you don't have to, actually I have to do the actual calculation, you can just quickly get an estimate because these answers are far away from each other। तो ये देखो ना कितना हो जाएगा, this is around 25 by 4 is approximately 6 into pi is around 3, so 6 into 3 is around 18, तो 18 into 10 power minus 6 मतलब around 1.8 या 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 5, ठीक है। 1.8 के जो भी क्लोजर है, सबसे क्लोजेस्ट क्या है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 के, ये माय आंसर वुड बी 4, ठीक है। इस तरीके से तुमको थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन करके ऑप्शन से एस्टिमेट करना। ऑलराइट, बट बेसिकली दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। मेरे पास एक थिन मासलेस रॉड है, उसके एंड्स पे एक 5m मास और 2m मास लगाया हुआ है, ग्रेविटी लग रहा है, और यहाँ पे हिंज्ड है, डिस्टेंस L फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द राइट एंड। Find the angular acceleration of the system just after it is released. So यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फोर्सेस बनाते हैं। So अपने को सिंपल इक्वेशन है टॉर्क इक्वल आई अल्फा लिख रहा है, ठीक है, बट हिंज के अबाउट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, 5 mg लग रहा है, और यहाँ पर 2 mg लग रहा है। नाउ इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस राइट एट द बिगिनिंग कि कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा। डोंट जस्ट गो बाय द फोर्सेस, वी नीड टू लुक एट द टॉर्क्स। नेट टॉर्क कौन सा डायरेक्शन में, उस सेंस में रोटेट करेगा। सो हिंज से 5 mg का डिस्टेंस कितना है L, तो 5 mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, 5 mg का टॉर्क वुड बी 5 mg into L, करेक्ट। एंड कौन से सेंस में होगा, R वेक्टर ऐसे है, टेल्स ज्वाइन करो आउटवर्ड्स, सो आउटवर्ड टॉर्क हो जाएगा इसका, और इसका दिस इज 2L, सो R क्रॉस 2 mg कितना हो जाएगा, कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, R क्रॉस 2 mg इनवर्स, तो इसका टॉर्क इनवर्स हो जाएगा। इसका कितना टॉर्क होगा, 5 mg into L, और इसका 2 mg into 2L, तो कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। सो देयरफॉर द ओवरऑल रोटेशन वुड बी, दिस विल डोमिनेट, आउटवर्ड्स टॉर्क विल डोमिनेट, सो ओवरऑल एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी आउटवर्ड्स, मतलब क्या, मतलब द सेंस ऑफ रोटेशन विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। ओके, सो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, 5 mgl minus 4 mgl, this should be mgl, so mgl should be equal to I alpha, moment of inertia of 5m about the hinge कितना है, 5m into L square plus 2m का कितना है, mr square है ना, so 2m into 2L का square should be equal into alpha, moment of inertia into alpha। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 5 plus 8 13, so alpha would be g by 13L, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपन we can calculate our angular acceleration। देख लो, let's do a nice question that came in JEE 2022। तो मेरे पास एक डिस्क है जिसके अराउंड एक स्ट्रिंग को रैप कर दिया है, एंड कहीं तो मतलब रैप करके उसको अटैच किया है ऑन सम पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है। द डिस्क इज हिंज्ड एट द सेंटर, सो एज द ब्लॉक फॉल्स द डिस्क विल आल्सो रोटेट। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि देयर इज नो स्लिपिंग, और बोला भी नहीं गया तो अपन अज्यूम करेंगे देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द डिस्क। व्हाट डज दैट मीन, नो स्लिपिंग का मतलब है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी अल्फा इनटू आर, जैसे वो रोटेट करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा, वो पॉइंट इज इन कांटेक्ट विद द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन अल्फा आर होना चाहिए, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन। दैट इज व्हाट इट मींस बाय नो स्लिपिंग, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का जो एक्सेलरेशन है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दे शुड बी सेम, ठीक है, बिकॉज़ दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम रहेगा, जो डिस्क का सर्कमफ्रेंस एंड द स्ट्रिंग दैट्स इन कांटेक्ट, तो ही the condition of no slipping will be satisfied. All right, so I can basically say कि acceleration of the block would be equal to alpha r, ठीक है। अब ये जो condition of no slipping है, this is ऐसे questions में, पुली problems में, this is the first thing that you should write. Now acceleration of the block में क्या लिख सकता हूँ, ये तो अपने को पता है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, डिवाइड बाय मास कर दिया, एंड अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ, करेक्ट। टॉर्क कितना लगेगा टेंशन का, डिस्क पे टॉर्क कितना लगेगा, r into t, सो टॉर्क मेरे पास आ जाएगा r into t, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द सेंटर
of the axis perpendicular to the plane of the disk and going through the center, mr square by 2. बस अपने को टेंशन अभी सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आया, मैंने अल्फा को टॉर्क पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, सिंपल, ओके, ऑलराइट। तो ये आर स्क्वायर कट गया, अभी सब्स्टिट्यूट करते सारे वैल्यूज, स्मॉल एन का वैल्यू कितना दिया 2 kg, सो ये 20 न्यूटन माइनस टी डिवाइड बाई 2 kg शुड बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2t डिवाइड बाई मास कितना दिया 4 kg, ठीक है, हो गया, दिस विल बिकम 40 माइनस 2t इज 2t, सो t का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 10 न्यूटन, ऑलराइट। तो इस तरीके से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाता, एक तरीका है कि टेंशन निकालो फिर वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अल्फा निकल जाएगा, बट देयर इज अ वेरी क्यूट मेथड दैट आई हैड पुट अप few years ago on my YouTube channel, मैं लिंक भी डाल दूंगा, but it is something that everybody should watch because it is something that most people are not aware of। और ये मैंने क्यूट मेथड मैंने जब बनाया था तब I found out कि most of the students were not aware of this, did not know this। तो रोटेशन में ऐसे पुली प्रॉब्लम्स बहुत टाइम लगते थे करने को, स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड, अभी तो जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, बट इवन इन जेई, स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड, दिस क्यूट मेथड इज गोना बी absolutely game changing। So मैंने link I'll put the link in the description or in the comment section and you guys must absolutely watch that video। It's a short video that I had put up few years ago, I think 2022 या 2021 में डाला था मैंने, याद नहीं मुझे exactly, but it is a complete game changer। मैं यहाँ पर basic cute method का आइडिया दे देता हूँ, बट वो प्रॉपर डिटेल वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर क्यूट मेथड मतलब क्या है, व्हाट वी डू इज वी स्टिक द ब्लॉक ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, तो यहाँ पे mg फोर्स लगेगा, ठीक है, एंड ये जो मैंने ब्लॉक इस यहाँ पे चिपका दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या इम्प्लीकेशन है कि बिकॉज दे हैव द सेम एक्सेलरेशन ब्लॉक एंड द स्ट्रिंग एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, आई कैन ट्रीट दिस ब्लॉक एज पार्ट ऑफ द डिस्क। अब मैं ये क्यों चिपका रहा हूँ, वो स्ट्रिंग कहाँ चला गया, ये सब वो डिटेल वीडियो में देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू आउटलाइन द प्रोसेस। तो यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा mg इंटू आर, करेक्ट, देयर इज नो टेंशन हियर, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग को हटा के ब्लॉक को वहाँ पे चिपका दिया प्योरली बिकॉज इसका एक्सेलरेशन और सर्कमफ्रेंस का एक्सेलरेशन सेम है। सो mg इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, तो आई आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस अब पार्टिकल जो चिपका है मैंने उसको भी मैं डिस्क का पार्ट मानने वाला हूँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। तो यहाँ से एक लाइन में तुमको अल्फा आ जाएगा, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल वेयर आई हैव शोन यू द क्यूट मेथड, बट आई वेरी मच रिक्वेस्ट यू कि वो डिटेल वीडियो जो मैंने बहुत पहले बनाया था वो जरूर देखना, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने बताए हैं इस क्यूट मेथड के। इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर रोटेशन, नॉट जस्ट फॉर मेंस बट स्पेशली फॉर जेईई एडवांस्ड, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो अगर मेरे पास कोई भी डीएम मास है वो क्या मोशन करता होगा, ऑब्वियसली वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से रेडियस आर है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ dm इंटू वी स्क्वायर, वी को मैं ओमेगा आर लिख सकता हूँ, सो हाफ dm आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए, बट व्हाट इज dm आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑफ कोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करना है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये अपन सिंपल सा फॉर्मूला अपन याद रखने वाले हैं, देख लो। नेक्स्ट लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन जेईई 2022। मेरे पास एक डिस्क है हिंज्ड एट द सेंटर एंड एक पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पे फिक्स कर दिया है, इसका मास, डिस्क का मास m है, पार्टिकल का भी मास m है 1 kg। ये वर्ड्स में लिखा गया था, मैंने अभी डायग्राम बना दिया। तो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या कि उसको थोड़ा सा स्लाइटली पुश करके छोड़ दिया, नहीं तो कुछ नहीं होगा, अंडरस्टूड कि स्लाइटली पुश करके छोड़ दिया तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा। सो व्हेन द पार्टिकल कम्स टू द लोएस्ट पोजीशन, द पार्टिकल अभी यहाँ पर आ गया, तो डिस्क हैज रोटेटेड, ठीक है, बाय 180 डिग्रीज, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, बेसिकली ये दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, ऑलराइट, रेडियस r है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ बोला नहीं गया, तो वी अज्यूम नो फ्रिक्शन बिटवीन द हिंज, सो देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पर या सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूँ, कहीं भी मैं ग्रेविटेशनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकता हूँ, राइट। तो मैं सेंटर पे मान लेता हूँ ताकि डिस्क का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, बिकॉज
पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम देखते हैं, राइट। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सिर्फ इसका रहेगा, वो r डिस्टेंस पे है तो mgr, इनिशियली रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, अभी पार्टिकल नीचे आ गया r डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mgr, राइट। एंड बचा काइनेटिक एनर्जी, सो प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, पूरा एक रिजिड बॉडी की तरह है, राइट। दिस पार्टिकल इज अटैच्ड टू द डिस्क, सो द एंटायर डिस्क इज रोटेटिंग बाय 180 डिग्री। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का हिंज के अबाउट mr स्क्वायर प्लस डिस्क का कितना होता है हिंज के अबाउट, the axis is this perpendicular to the plane of the disk, right, the disk is rotating ऐसे, so the axis ऐसे है, तो उसका आपने को पता है कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2, तो ये बन जाएगा 3mr स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, so I'll have 2 mgr should be equal to half into 3mr स्क्वायर बाय 2 into ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 8 रूट 8g बाय 3r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये g का वैल्यू 10 लेना है अपने को, सो ये बन जाएगा 80 बाय 3r, ऑलराइट। और अपने को 4 बाहर निकालना ना, तो इसको मैं 16 इंटू 5 लिख सकता हूँ, राइट। सो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 बाय 3r, तो x का वैल्यू 5, ऑलराइट। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। Let's look at a question that came in JEE 2020। मेरे पास एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, रेडियस r है, ब्लॉक्स 2 लगे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में once again we assume no slipping between the string and the pulley, ठीक है। Release from rest, m1 is greater than m2, when m1 descends by height h, find angular speed of the disk, ठीक है। So ये h से नीचे जाएगा तो obviously m2 h से ऊपर जाएगा। अब ये जो मेरे पास डिस्क है उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो इस पॉइंट का स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा आर, बिकॉज वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग दैट आल्सो हैज टू बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग एंड दस द ब्लॉक, बिकॉज द ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, तो इसका भी स्पीड ओमेगा आर, एंड ऑब्वियसली m2 का भी स्पीड ऊपर ओमेगा आर, ठीक है। नाउ क्या करेंगे अपन, कुछ फ्रिक्शन नहीं मानना है, बोला नहीं गया तो वी अज्यूम नो फ्रिक्शन एंड देयरफॉर वी विल कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो what we can do is we can write कि the loss in potential energy, ऐसा लिख सकता हूँ, is equal to gain in kinetic energy, यही है ना मेरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, m1 is greater than m2, तो m1 जब नीचे जाएगा तो उसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, करेक्ट। कितना कम होगा, m1gh, आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसका गेन होगा, सो ओवरऑल लॉस कितना हुआ, m1gh माइनस m2gh, राइट, बिकॉज m1 is greater than m2, should be equal to gain in kinetic energy, इनिशियली रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूँ, ब्लॉक्स का तो मैं लिख सकता हूँ, दोनों ब्लॉक्स का सेम स्पीड है तो मैं हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर को कंबाइन कर दिया, और v मतलब कितना ओमेगा आर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली I दिया हुआ, तो उस रिजिड बॉडी का तो मैं हाफ i ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा, हो गया। तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 into m1 minus m2gh divided by m1 plus m2 r square plus I, and omega will be square root of this, alright। ऐसे ऑप्शंस में था ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एनर्जी कंजर्वेशन करके वी कैन गेट एंगुलर स्पीड। देखिए, लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। मेरे पास एक डिस्क है, हॉरिजॉन्टल डिस्क बोला गया था, इनिशियली स्टेशनरी है, एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस I है, तो अभी उसको टॉर्क लगाते हैं, तो किस तरीके से टॉर्क लगाते हैं वो बोला नहीं, मतलब इट कुड बी कांस्टेंट, इट कुड बी वेरिएबल टॉर्क, जो भी है, बोला गया कि द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द डिस्क इज k थीटा स्क्वायर, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड थीटा इज द एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क, ठीक है। सो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, ये पूछा गया था, तो 4 ऑप्शंस दिए थे, तो इन टर्म्स यू कैन सी अल्फा इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। सो लेट्स एनालाइज। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने मेरे पास, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू, 2k थीटा, 2k बाय I स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाय I इंटू थीटा, करेक्ट। अब अगर मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना मुझे, तो सबसे पहले तो ओमेगा क्या है, एक वेरिएबल है, राइट। सो अल्फा मेरे पास क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी,
अब ओमेगा तो थीटा के टर्म्स में है, करेक्ट, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डी ओमेगा को डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा. Alright, you may recall from kinematics where we used to write v is acceleration is v dv by ds. ठीक है, you should know this from kinematics. उसी का एंगुलर वर्जन है, a की जगह अल्फा, v की जगह ओमेगा, s की जगह थीटा. ऑलराइट, अभी तो हो गया. सो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा. सो ओमेगा का वैल्यू तो ये है रूट के बाय आई इंटू थीटा. डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, बस ये रूट टू के बाय आ जाएगा, करेक्ट. तो ये बन जाएगा 2k थीटा बाय आई. सो माय आंसर वुड बी डी. ऑलराइट, सो फोर्थ. Okay, so it's a nice question with a variable angular acceleration, but they had given kinetic energy. तो kinetic energy का फॉर्मूला से अपन ने पहले ओमेगा निकाला, फिर थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की तरह यूज किया. देख लो, लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो कोई भी पार्टिकल है मेरे पास और कुछ मोशन कर रहा है वो, तो उसका मोमेंटम लेट्स से p है. सो आई कैन डिफाइन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम पॉइंट विच आई एम कॉलिंग O as r cross momentum. जैसे r cross f is my torque, so r cross momentum is my angular momentum. ये डेफिनेशन है, ठीक है. इसका क्या यूज है अपन आगे देखेंगे, बट ये सबसे पहले अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए. आई कैन ऑल्सो ऑफकोर्स राइट इट एज मोमेंटम का mv लिख सकता हूँ, ठीक है. तो मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम. ऑलराइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल केस जहाँ एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मास m है, लेट्स से इसका वेलोसिटी v है, ये रेडियस r है, ठीक है. तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जस्ट लाइक अपन टॉर्क क्या लिखते हैं, टॉर्क को r क्रॉस f लिखते हैं. सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड को मैं r परपेंडिकुलर टू f लिखता हूँ. वैसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आई कैन राइट एज r परपेंडिकुलर इनटू द मोमेंटम, ठीक है. r परपेंडिकुलर इनटू mv, where r perpendicular is the perpendicular distance from the point जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है to the velocity या मोमेंटम, ठीक है. यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन में तो परपेंडिकुलर ही होता है वेलोसिटी एंड r, राइट. सो मेरे पास r इंटू mv बन जाएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड. अब मैं v को ओमेगा r लिख सकता हूँ, तो इसको मैं mr स्क्वायर ओमेगा लिख सकता हूँ, राइट. व्हाट इज mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल. सो यहाँ पर मेरे पास एक एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ गया आई ओमेगा फॉर अ सिंगल पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. बट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस फॉर्मूला इवन फॉर अ रिजिड बॉडी. बट सबसे पहले मुझे बस एक डायरेक्शन चेक करना है. डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, आर क्रॉस मोमेंटम. मेक श्योर दैट योर टेल्स आर जॉइंट. योर टेल्स मतलब वेक्टर का टेल्स. सो आर क्रॉस मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज आउटवर्ड्स, ठीक है. सो एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा आउटवर्ड्स. ऑलराइट, सो अगर एक कोई जनरल रिजिड बॉडी लूँ, रिजिड बॉडी इज जस्ट अ बंच ऑफ पार्टिकल्स रोटेटिंग. सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस. what this means sentence means what this phrase means about the axis मतलब एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट, ठीक है. अब एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम तो परपेंडिकुलर टू द सर्कल ही है. तो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस जो हमने यहाँ पर निकाला विच वाज हाउ मच आई ओमेगा, वो बन जाएगा हर पार्टिकल का आई ओमेगा आई ओमेगा आई ओमेगा ऐड करूंगा. सब पार्टिकल्स का ओमेगा तो सेम है रिजिड बॉडी में, वो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होकर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा. दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. उस एक्सिस को मैंने z एक्सिस बोल दिया, ऐसे तुम कुछ भी अपना नाम दे दो, मैंने z एक्सिस ले लिया, ठीक है. So basically conclusion is that the angular momentum of a rigid body or the axis of rotation is how much moment of inertia into angular velocity. Okay. And direction कैसे check करेंगे? What you can do is you can just a quick way is right hand low, curl your fingers in the direction of the circular motion. Curl your fingers. अगर ऐसे घूम रहा है तो curl your fingers and the thumb is pointing in the direction of the angular momentum and the angular velocity. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024.
A body of mass m is projected at 45 degrees to the horizontal with some speed u. वो लिखना चाहिए. Angular momentum about the point of projection at the highest point. So when the particle is at the highest position, projectile motion करेगा ना, जब highest position पर है, तब angular momentum about the point of projection is this much. Find the value of x. ठीक है. तो highest point पे speed कितना हो जाएगा? जो horizontal component velocity है वही बचेगा. u cos theta मतलब u by root 2. करेक्ट. तो angular momentum about the point of projection पूछा हो गया. अब मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे u by root 2. अपने को क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो वील ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट विच वी वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज पॉइंट 2. तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. वो कितना हो जाएगा? वो बेसिकली हाइट ही हो गया ना. तो हाइट कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब हाफ डिवाइड बाय 2g. तो ये बन जाएगा u स्क्वायर बाय 4g. ठीक है. तो देयरफॉर माय एंगुलर मोमेंटम वुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज u स्क्वायर बाय 4g इनटू मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. अब रूट 2 ऊपर है तो रूट 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ. सो रूट 2 mu क्यूब डिवाइड बाय 8g आ जाएगा. ठीक है. सो माय x का वैल्यू वुड बी 8. सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन दैट कंबाइंस एंगुलर मोमेंटम एंड सम काइनेमैटिक्स. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2019. मेरे पास एक पार्टिकल है 20 ग्राम्स है उसका मास और उसको एक स्मूथ ट्रैक पे रिलीज कर दिया. कितने स्पीड से? उसको दे दिया इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. तो वो जाएगा इस ट्रैक पर. जब वो बी पर है तब पूछा गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हाइट अबाउट द पॉइंट दैट इज वर्टिकली अबव कितना डिस्टेंस पे 20 मीटर्स पे. ठीक है. तो मुझे चाहिए क्या होगा? मेरा पॉइंट ओ है. पॉइंट बी पर जब पार्टिकल आता है तो उसका अगर स्पीड मिल जाए और ये मेरा आर हो गया तो व्हाट डू आई नीड? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ वुड बी कि आर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द वेलोसिटी. सो आर इंटू एम वी. तो मास पता है, वेलोसिटी एंड आर चाहिए. अब आर का वैल्यू तो 20 मीटर्स है तो वो भी पता है. मास 20 ग्राम है. सो 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कर रहा हूँ मैं इंटू वेलोसिटी. अब वेलोसिटी चाहिए, क्या करो? स्मूथ ट्रैक पे आई कैन कंजर्व एनर्जी. सो अगर मैं बी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूँ ग्रेविटी का तो हाईएस्ट पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट पे कितना है? mg into h which is 10 meters plus half m into velocity initial speed है ना. एंड फाइनली जब वो नीचे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बस बचेगा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो m तो कट गया. ये 100 बन जाएगा. 100 प्लस दिस इज 25/2 should be equal to v square by 2. So v square would be 200 plus 25. v would be 15. राइट. सो ये बन जाएगा इंटू 15. ठीक है. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 15 60,000 इंटू 10⁻³ तो ये बन जाएगा 6. और यूनिट्स क्या होगा? इट इज मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस. सो मास इंटू वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके. देख लो. Now let's talk about the most important application of angular momentum, which is angular momentum conservation. जैसे लीनियर मोमेंटम में क्या था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स का किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट 0 है तो उस डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम वाज अ कांस्टेंट, वाज कंजर्व्ड. करेक्ट. उसी तरीके से यहाँ पर फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है तो कोई भी डायरेक्शन में, लेट्स से जेड एक्सिस, ऐसे ही एक्सिस बोल रहा हूँ, कुछ भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कुछ भी बोल सकते हो. सो अगर जेड एक्सिस में चूज कर रहा हूँ तो जेड एक्सिस के अलावा अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट वुड बी कंजर्व्ड. ठीक है. तो ये चीज हम याद रखेंगे. ऑलराइट. तो लेट्स लुक एट इसके एप्लीकेशंस बिकॉज इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस काफी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ऐसा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आ जाए. ऑलराइट. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022. तो मेरे पास क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis. Its axis मतलब the axis perpendicular to the plane and passing through the center. तो ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है. रिंग. टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर जेंटली अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर. ठीक है. तो अभी न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो जब हम बोलते हैं जेंटली अटैच किया गया तो मतलब वी आर अप्लाइंग नेग्लिजिबल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है.
ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इफ द एक्सटर्नल टॉर्क का कोई कंपोनेंट जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सेज, राइट। सो ये मैं z एक्सिस ऑफ रोटेशन को z एक्सिस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है बिकॉज मैंने बहुत ही जेंटली प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट्स को, तो ऑब्जेक्ट्स आर जेंटली अटैच, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ हमने दबाया नहीं, ठीक है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था सिस्टम का, इनिशियल रिंग रोटेट कर रहा था, वो कितना होगा आई ओमेगा। सो बन जाएगा mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, कैपिटल M दिया ना रिंग का मास, इनटू ओमेगा नॉट विच इज 2 रेडियन पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू फाइनली। अब रिंग के साथ ये पार्टिकल्स भी अभी रोटेट कर रहे हैं विच आर अटैच्ड, तो वो कितना बन जाएगा mr स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, प्लस पार्टिकल का कितना हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस r इनटू 2, दो पार्टिकल्स हैं, टाइम्स द न्यू ओमेगा। तो आई जस्ट इक्वेटेड आई ओमेगा इनिशियली एंड फाइनली, ठीक है। सो ओमेगा कितना हो गया 2m डिवाइड बाय m प्लस 2m, तो ये मेरा न्यू एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ओके। देख लो, लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो एक डिस्क है, रोटेट कर रहा है, मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर्स, एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके एक्सिस के अबाउट। नाउ एन आइडेंटिकल डिस्क इज प्लेस्ड जेंटली ऑन इट। वंस अगेन द वर्ड जेंटली मींस कि अपन ने एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाया तो एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है, राइट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, राइट। इंटरनल टॉर्क चलता है, इट्स एक्जैक्टली लाइक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कि अगर इंटरनल फोर्सेस है तो दैट डजंट अफेक्ट द मोमेंटम, वैसे यहाँ पर इंटरनल टॉर्क्स होगा बिटवीन द टू डिस्क्स, दैट इज ओके, बट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो यहाँ पे हमने जेंटली रखा, तो अपने हाथ ने कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब कोई टॉर्क भी नहीं लगाया। द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द टाइम स्लिपिंग स्टॉप। सो व्हाट इज गोना हैपन इज ये रोटेट कर रहा है, बट एक और हमने डिस्क डाला विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो दोनों के बीच में कुछ बोला गया स्लिपिंग स्टॉप्स, मतलब कुछ फ्रिक्शन होगा, एंड अल्टीमेटली द स्लिपिंग विल स्टॉप, मतलब बोथ विल बी रोटेटिंग टुगेदर, ठीक है। सो अल्टीमेटली बोथ डिस्क्स विल बी रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इसको ओमेगा नॉट बोलता हूं। तो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा क्या, इनिशियली mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा बिकॉज दे आर नाउ मूविंग लाइक वन बॉडी, और यू कैन से कि हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा विल बी द हर एक डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इनटू 2 करूंगा, ठीक है। सो यहां से ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट बाय 2 आ जाएगा, ऑलराइट, तो वो 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा फाइनली। सो फाइनली बोथ द डिस्क्स विल बी मूविंग टुगेदर विद 5 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज बोला गया स्लिपिंग स्टॉप्स मतलब दे मूविंग टुगेदर। अब क्या बोला गया एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली अपने को देखा कितना लॉस हुआ। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड फाइनली दैट बी हाफ, एक डिस्क का हाफ mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनटू 2, दोनों डिस्क का, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट बाय 2 लिखता हूं, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, राइट। तो दिस विल बिकम mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 8, एंड ओरिजिनली था mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4, तो लॉस कितना हुआ mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 8, दिस माइनस दिस, मतलब अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो मास का कितना वैल्यू दिया 5 kg, रेडियस इज 2 meters, ओमेगा नॉट इज 10 डिवाइड बाय 8, 50, तो 250 जूल्स, ऑलराइट। तो इतना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, ओके। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2020। तो इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिजन्स। तो मेरे पास एक रॉड है और एक पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है एट 45 डिग्रीज, स्पीड v से, मास m है, इसका मास 4m है रॉड का, एंड पार्टिकल स्टिक्स। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स दैट कैन अफेक्ट द कोलिजन एक्सेप्ट द हिंज फोर्स। रिमेंबर ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट कोलिजन्स, ग्रेविटी वाज नॉन इंपल्सिव, हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में देखा। सो ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट कोलिजन्स, तो उसको तो छोड़ दो, बचा हिंज फोर्स। बस एक हिंज है एक्सटर्नल दैट कैन अप्लाई सम फोर्स। सो हियर वी कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम बिकॉज देयर इज हिंज फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है।
However, we can conserve angular momentum because torque, external torque is 0 about the hinge. क्योंकि hinge force का खुद के about torque कितना हो जाएगा 0. So we can conserve angular momentum about the hinge. तो ऐसे collision वाले questions में जब rod वगैरह है, all you have to do is conserve angular momentum about the hinge. ठीक है, तो let's do that. तो सबसे पहले पार्टिकल आके हिट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? रिमेंबर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आई कैन राइट इट एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम. सो ये जो मेरे पास रॉड है, पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे है, उसको एक्सटेंड करते हैं, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी दिस, करेक्ट? वो कितना हो जाएगा? ऑल दीज एंगल्स ऑफ 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45. And this distance, if I say rod का length L है, तो ये L/2, तो perpendicular distance कितना हो जाएगा? L/2 cos 45, so L/2 root. ठीक है? So let's write initial angular momentum of the particle is the perpendicular distance L/2 root 2 into momentum which is mv. Okay, initially rod rest पर था. Finally, अब particle चिपक गया. So now this entire system of the rod plus the particle is going to move as a single system, as a single rigid body. तो एक रिजिड बॉडी के तो मैं एंगुलर मोमेंटम हमेशा आई ओमेगा लिख सकता हूँ. सो क्या लिखूँ मैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, मास कितना है? 4m ना. सो 4ml² by 12. ml² by 12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर. तो मास उसका 4m है, प्लस पार्टिकल का मास m. सो उसका एंगुलर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया L/2 डिस्टेंस पर है, mr², सो ml/2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा. बस अभी अपने को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये m कट गया, एक l इधर है, L² में से एक l कट गया, तो यहाँ पे बचेगा v/2 root 2 शुड बी इक्वल टू दिस इज 4/12, so 1/3 प्लस 1/4, तो 7/12 ओमेगा. ठीक है, एंड चेक कर लो कैलकुलेशन, 1/3 प्लस 1/4 7/12, सो हो गया. ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 6v/7 root 2. एक l भी है ना यहाँ पे. ऑलराइट, तो इस तरीके से करना, देख लो. लेट्स टॉक अबाउट रोलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रोटेशन, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आते हैं हर साल. लेट्स डू दिस इन डिटेल. तो रोलिंग क्या होता है? रोलिंग बेसिकली जस्ट मीन्स नो स्लिपिंग. So suppose I have a round object and it is rotating as well as translating. ठीक है, तो क्या कर रहा है? वो रोटेट भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है. So what does the condition of no slipping mean? If I say कि this object is not slipping on the ground, what does it mean? तो slipping मतलब क्या? कि दो जो पॉइंट्स कॉन्टैक्ट में है उनका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है that should be 0. Why? Because it is in contact with the ground and ground has 0 velocity, ground frame में. Okay, so bottom point का velocity is 0. That is the condition of no slipping. Now let's write this in terms of the angular velocity of the round object and the velocity of the center of the object, center of mass of the object. Uniform mass distribution अपन मान रहे हैं, ठीक है? So हम क्या कर सकते हैं? ऐसे जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, I can treat this entire motion as a superposition. Superposition is just a fancy word for just two simultaneous different situations or different motions. They are occurring together. तो सिर्फ एक रोटेशन हो रहा है about the center of mass plus सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है. ट्रांसलेशन मतलब the entire body is moving with one velocity ऐसे, ठीक है? So इनका superposition is the actual motion of rolling. So what is happening is कि just imagine कि the object is only rotating about its center of mass with angular velocity omega. और दूसरा एक situation में the object is only translating with the velocity vcm. तो bottom point का velocity इस केस में सिर्फ rotation के कारण कितना हो जाएगा? ओमेगा r हो जाएगा पीछे की तरफ, right? And इस situation में पूरा object is moving with vcm. तो इन दोनों का superposition में उन्हें addition करना है, वेक्टर सम करना है, विल गिव यू द एक्चुअल वेलोसिटी. सो बॉटम का वेलोसिटी अगर मैं राइट हैंड साइड पॉजिटिव लूँ, इट विल बी VCM और इसका माइनस ओमेगा r, बट दिस शुड बी 0 एंड देयरफॉर द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग और कंडीशन फॉर रोलिंग इज VCM इज इक्वल टू ओमेगा r. r इज अ रेडियस, ये हम याद रखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, ये चीज हम याद रखेंगे.
इसको अगर मैं एक बार टाइम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ओमेगा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ओमेगा का, ठीक है। एंड अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो VCM का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा एंड ओमेगा की जगह अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये 3 कंडीशंस है दैट आर द कंडीशंस फॉर रोलिंग, ठीक है। रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग। ऑलराइट, सपोज आई वांटेड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? द हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी वुड बी ड्यू टू रोटेशन, इट इज ओमेगा आर टू द राइट, ऐसा रोटेट कर रहा हूं because it is performing a circular motion, and due to translation it is simply VCM. So total velocity कितना हो जाएगा? VCM plus omega r. But we know VCM is equal to omega, so this will become 2 omega r. Okay? इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करने को बोलूँ तो रोटेशन के कारण ओमेगा r ऐसे है, ट्रांसलेशन के कारण तो VCM राइट में है। सो VCM का वैल्यू नाउ इज ओमेगा r, वी नो रोलिंग के केस में। सो इसका वेक्टर सम करेंगे ओमेगा r एंड ओमेगा r, omega due to rotation, omega due to translation. Resultant would be √2 omega r. तो इस पॉइंट का वेलोसिटी will be √2 omega r at a 45 degrees to the horizontal. Alright, तो इस तरीके से अपन we can find the velocity of any point on the object. ठीक है। Similarly, अगर acceleration पूछूं highest point का, bottom point का acceleration, tangential acceleration 0 हो जाएगा because velocity of bottom point 0 है। But all of these points have acceleration of omega square r towards the center. So bottom point का भी acceleration omega square r towards the center, but tangential acceleration 0 हो जाएगा, ठीक है। because जैसे हमने यहाँ पे VCM माइनस ओमेगा r किया, वैसे acceleration के लिए ACM माइनस अल्फा r करेंगे, but they are equal, so 0 हो जाएगा। But bottom point का एक centripetal acceleration बचेगा because वो circular motion कर रहा है, ठीक है। highest point का अगर मैं देखूँ, highest point का acceleration due to rotation would be एक अल्फा r ऐसे and एक ओमेगा स्क्वायर r towards the center, correct, tangential and centripetal, and due to translation would be ACM. So highest point का acceleration would be ACM plus alpha r, which is 2 alpha r in the tangential direction, and towards the center एक centripetal acceleration जो यहाँ पर था वो मेरा ओमेगा स्क्वायर r. Okay, तो इस तरीके से you can once again get the acceleration of any point on the rolling object. ठीक है, देख लो। Now one very important thing is the instantaneous axis of rotation. Instantaneous axis of rotation. तो जब object rotate भी कर रहा है and translate भी कर रहा है, you can say कि there is an axis of rotation. यहाँ पे axis कोई fix नहीं है ना, hinge नहीं है, but there is an axis of rotation that can be treated as the fixed axis for that one instant. So axis पे एक्सिस के पॉइंट्स का वेलोसिटी कितना होता है? 0। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो एक्सिस पे तो पॉइंट स्टेशनरी है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट का वेलोसिटी 0 है? मुझे ऑलरेडी पता है, बॉटम पॉइंट। रोलिंग के केस की बात कर रहा हूँ। सो बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी इज 0. सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज perpendicular to the plane of the figure and going through the bottom point. So this is called the instantaneous axis of rotation. Now what this does is, it is very helpful to calculate, if you want to calculate the velocity of the rolling body, of any point of the rolling body, you can use the I/R. जैसे कि हमने already ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया था 2 ओमेगा r, but let me just show it to you using I/R. So I/R मतलब it is that basically at that instant all the particles are performing circular motion about this bottom point, ठीक है, at that instant only. जैसे वो रोटेट करके फिर दूसरा पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पर, तो वो I/R बन जाएगा. That is why it's called instantaneous. हर इंस्टेंट पे I/R चेंज होता जा रहा है, ठीक है। पर उस इंस्टेंट के लिए I can treat this particle, every particle to be performing circular motion about this. तो इसका डिस्टेंस कितना है? 2r डायमीटर। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में कितना होता है? रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इनटू 2r। वही तो हमने निकाला था by doing rotation plus translation. Okay, so you can use I/R also, but the more important use of the I/R is when we involve forces. तो अभी देखते हैं। So let's do an example कि suppose मेरे पास एक डिस्क है and इस पे मैंने फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो मुझे निकालना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। Now here
व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट, हम टॉर्क इक्वल आई अल्फा किसके अबाउट लिखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखते हैं. अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड एक्सिस तो है नहीं, बट वी हैव द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो वी कैन राइट टॉर्क इक्वल आई अल्फा अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. कितना हाइट है ये 2r. सो टॉर्क अबाउट दिस लिखता हूँ, कितना हो जाएगा f into 2r. करेक्ट, should be equal to I alpha. A moment of inertia also has to be written about the axis of rotation. So disk के center के about mass m है, उसके moment of inertia the axis is perpendicular to the plane of the disk. कितना होता है mr square by 2. But we don't need that. We need the axis. We need the moment of inertia by this axis. तो हम क्या करेंगे, parallel axis theorem plus md square. d मतलब r, यहाँ से यहाँ distance is r into alpha. तो एक लाइन में तुमको अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी निकलेगा. ठीक है, whatever you can calculate that. Alright. Now another thing here is when there is no slipping, इसका मतलब there must be some friction. अगर smooth होता फ्लोर तो slip हो जाता. So there must be some friction. If they ask you to calculate friction, तो कैसे करेंगे? Then you have to go to the FBD. So let's say यहाँ पे कुछ force F है. अब यहाँ पे friction कौन सा लगेगा? Static friction, क्योंकि slipping नहीं है. अगर slipping होता तो kinetic friction लगता, right? तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. अब स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है. वो हम ऐसे कोई डायरेक्टली इसको देख के नहीं बोल सकते. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स जस्ट अज्यूम फ्रिक्शन इज टू द लेफ्ट. यू कैन अज्यूम इट इन एनी डायरेक्शन. अगर नेगेटिव आए इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, नाउ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ व्हिच पॉइंट ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास. सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, लेट्स जस्ट कैलकुलेट अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल ही लेते हैं. तो कितना हो जाएगा ये 3mr स्क्वायर बाय 2. ठीक है, सो 4f बाय 3mr. ठीक है, ऑलराइट. सो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए कोई रिलेशन है बिटवीन ACM एंड अल्फा? यस, रोलिंग का कंडीशन व्हिच इज ACM इज इक्वल टू अल्फा r. So कितना हो जाएगा अल्फा इंटू आर, दैट विल बी 4f by 3m. So I'll have 4f by 3m should be equal to f minus, करेक्ट. सो फ्रिक्शन का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा माइनस f by 3. इसका मतलब इट्स एक्चुअली टू द राइट. मैंने लेफ्ट में माना था और नेगेटिव में मतलब इट्स एक्चुअली टू द राइट. सो दिस इज फ्रिक्शन इज एक्चुअली f by 3 in magnitude but is acting to the right. तो इस तरीके से you can calculate the friction, you can calculate the angular acceleration. So first step in rolling is always to write the, when you've been given forces, write the torque equation about the instantaneous axis of rotation, which is the contact point between the object and the surface. ठीक है, देखिए. Let's look at a question that came in JEE 2024. तो मेरे पास एक सिलेंडर है which is rolling on an inclined plane. उसका acceleration x by root 3. Acceleration दिया है सिर्फ, मतलब it's assumed that it is the acceleration of the center of mass. Find the value of x. Okay. So फर्स्ट थिंग क्या बोला मैंने, राइट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द IOR. IOR इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, बिकॉज इट इज देयर इज नो स्लिपिंग. ठीक है, रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग. सो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक तो मुझे पता है आई कैन डिवाइड माई ग्रेविटी इंटू टू कंपोनेंट्स, mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा, एंड एक नॉर्मल फोर्स एंड कोई फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सो टॉर्क अबाउट IOR सिर्फ एक ही पॉइंट का आएगा. mg cos थीटा नॉर्मल फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल करके इसके थ्रू ही जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी इसके थ्रू ही जा रहा है, तो उन सबका टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विल बी जीरो. तो बचेगा सिर्फ mg sin थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है r. सो mg sin थीटा इनटू r विल बी द टॉर्क अबाउट द IOR. करेक्ट, शुड बी इक्वल टू I अल्फा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैसे निकालो, पहले इसके अबाउट निकालता हूँ, व्हिच इज mr स्क्वायर बाय 2 फॉर सिलेंडर. कुछ बोला नहीं तो अपन सॉलिड सिलेंडर लेंगे. ओके, इवन इफ इट्स नॉट बीन सेड वी विल टेक इट एज अ सॉलिड सिलेंडर. क्वेश्चन में अगर सिर्फ स्फीयर बोला है या सिलेंडर बोला, देन यू हैव टू टेक इट एज सॉलिड. ओके, सो ये क्या बन जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस गोइंग थ्रू सेंटर मास प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr स्क्वायर अल्फा. सो अल्फा का वैल्यू देखो कितना बन जाएगा, दिस इज 3mr स्क्वायर बाय 2, ये mg sin थीटा. सो अल्फा का वैल्यू बन जाएगा 2g sin थीटा बाय 3r. सही लिख रहा हूँ. ओके, एंड ACM क्या होता है, अल्फा r, तो दैट विल बिकम 2g sin थीटा बाय 3. सो 2 into 10 by 3 into sin थीटा इज √3 by 2. तो ये बन जाएगा 10 by √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10. ओके, सो इट ऑल स्टार्ट्स बाय राइटिंग द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. देख लो.
लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2021 कि मेरे पास एक स्फीयर है और उस रोलिंग कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया, एंगल दिया है, टाइम टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो क्या करेगा वो, रोल करते करते ऊपर जाएगा, कहीं तो उसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो इफ आई कैन गेट द इफ आई कैन गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो कैन आई से कि 0 आई एम गोइंग टू राइट v इक्वल टू u प्लस 80, तो u इज 1 फॉर द सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास के लिए लिख रहा हूँ, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t, करेक्ट। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, वो डिसेलरेट करेगा तो ऊपर जाके, सो लेट मी जस्ट राइट इट एज नेगेटिव, but time would be 1 by ACM. This is the time to ascend and by symmetry same time होगा, so my answer would be 2 by ACM, इसका डबल। तो मुझे ACM चाहिए, अब वो तो मुझे आता है कैलकुलेट करना। क्या फोर्स लगाएगा, mg sin theta will apply the torque here, so mg sin theta into r should be equal to I alpha. Moment of inertia about the center of mass would be 2 by 5 mr square plus parallel axis से mr square। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5g sin थीटा मतलब हाफ डिवाइडेड बाय 7, राइट, 7r, mm तो कट गया, एंड ACM इज अल्फा r, so this will become 5g by 14, correct। All right, so time would be 2 by ACM, so 2 by 5g मतलब 5 into 10 into 14, ठीक है। तो ये बन जाएगा 28 by 50 को मैं 56 by 100 लिख सकता हूँ, तो 0.56 सेकेंड्स। ओके, देख लो। लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। तो कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है, आई कैन ट्रीट इट एज रोटेशन अबाउट इट सेंटर ऑफ मास प्लस ट्रांसलेशन, करेक्ट। So kinetic energy, I'll just write the rotational kinetic energy, which is half ICM omega square. ICM मतलब because we are assuming it is rotating about the center of mass, ठीक है, plus पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करना, तो half m VCM square. Simple. This is the kinetic energy of a rolling object. This is called the rotational kinetic energy, and this is the translational kinetic energy. ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे। There is another way, maybe faster way, when questions come to write the kinetic energy in rolling, कि अगर तुम देखो VCM को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ ICM प्लस mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मैंने VCM को ओमेगा लिख दिया। बट व्हाट इज ICM प्लस mr स्क्वायर, ICM plus mr square is nothing but the moment of inertia about I over, and that also makes sense because मुझे पता है कि fixed axis rotation, उसमें kinetic energy में half I omega square लिखता हूँ about the axis of rotation। तो यहाँ पर I can treat उस instant के लिए कि it is rotating about the I over and I can write this, both are equal, ठीक है। Alright, but remember rotational kinetic energy is only this term, half ICM omega square, ठीक है, but mathematically दोनों equal है, तो कोई भी यूज कर सकते हो। All right, देख लो। Let's do a question that came in JEE 2024. A solid sphere and a hollow cylinder roll up without slipping on an inclined plane with the same initial speed u, मतलब center of mass का same speed है। Maximum height attained by each of them is h1 and h2, उसका रेशियो पूछा गया, ठीक है, h1 by h2 सम n by 10, n का वैल्यू निकाल। ओके, सो पहले तो एक जनरल केस करते हैं कि कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, रोल करके जा रहा है, कितने हाइट तक पहुंचेगा। सो मैक्सिमम हाइट पे क्या होने वाला है, इट विल जस्ट कम टू रेस्ट, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाएगा, तो कितना हाइट तक पहुंचेगा। तो इनिशियली जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेता हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कुछ u दिया हुआ है, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या लिख सकता हूँ, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द I ओवर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, VCM by r, इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है तो उसको मैं u by r लिख सकता हूँ, राइट। सो ये मेरा बन जाएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I ओवर इनटू u स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I ओवर, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है राउंड ऑब्जेक्ट के लिए,
उसको मैं सम न्यूमेरिकल कांस्टेंट इनटू mr² लिख सकता हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है mr²/2, 2/5 mr², 2/3 mr², जो भी है, दैट इज समथिंग इनटू mr², तो लेट दैट समथिंग बी k, ठीक है। सो लेट मी राइट इट दिस वे, k mr², तो r² कट के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, k mu²/2। Now this initial kinetic energy must go into the potential energy at the highest point, which is mgh। तो h का वैल्यू आ जाएगा ku²/2g। अब बस बचा अपने को k का वैल्यू निकालना, तो दैट इज ऑल्सो सिंपल। k का वैल्यू मैं कैसे निकालूं? फॉर अ सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अबाउट इट्स सेंटर 2/5 mr² प्लस mr² टू गेट इट अबाउट द i/r। सो 2/5 mr² प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा 7/5 mr²। सो k का वैल्यू कितना है सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5। सिमिलरली होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर इज mr² प्लस mr² टू गेट इट अबाउट द i/r। सो 2mr², ये होलो सिलेंडर का हो गया, तो इसका k का वैल्यू 2 बन गया। सो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू k, u और g तो सेम है दोनों के लिए, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू k, सो बेसिकली h1/h2 वुड बी k1/k2, सो 7/10, so n का वैल्यू 7, ठीक है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, समझ लो, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023। मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको रेस्ट से रिलीज कर दिया है, 30 डिग्री एंगल है, एंड 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है स्पीड एट द बॉटम। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू डू इज कंजर्व, रोल कर रहा है वो बोला गया, ऑल वी हैव टू डू इज कंजर्व एनर्जी। सो इनिशियल अगर बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितना है, ये 60 है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 sin 30 डिग्री 30, सो 0.3 मीटर्स। सो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हो जाएगा m इंटू जी इंटू 0.3, नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट i/r इंटू ओमेगा², ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट i/r कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर दिया है, सेंटर के अबाउट कितना होता है mr²/2 प्लस mr² करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 3/2 mr², करेक्ट। एंड vcm स्पीड एट द बॉटम, मतलब किसका स्पीड पूछा गया, सेंटर ऑफ मास, ओमेगा r, सो इसको ओमेगा² r² को मैं vcm² लिख सकता हूँ, राइट। तो हो ही गया, g का वैल्यू 10, तो m कट गया, 10 इंटू 0.3 इज 3, ये कट गया, तो vcm का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऑलराइट, सो जस्ट कंजर्व एनर्जी इन सच क्वेश्चंस। Let's talk about angular momentum in a rolling object. So जिस तरीके से हमने kinetic energy लिखा, by splitting the motion into simply rotation about the center of mass plus translation, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। So angular momentum will be ICM omega plus, ये ICM omega is about the center of mass due to rotation, ठीक है, plus ट्रांसलेशन के कारण, बेसिकली इफ एन एंटायर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटिंग, आई कैन रिप्लेस इट बाय पॉइंट पार्टिकल एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट ये सपोज ये रोल हो रहा है, ठीक है, कोई ग्राउंड के अबाउट रोल हो, सपोज मुझे इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना, ऑलराइट। तो ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, बेसिकली इस सिचुएशन में आई कैन रिप्लेस दिस एंटायर ऑब्जेक्ट बाय अ पॉइंट पार्टिकल एट इट्स सेंटर ऑफ मास। सो पॉइंट पार्टिकल एट इट्स सेंटर ऑफ मास, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, कैन आई गेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट व्हाटएवर पॉइंट आई वांट, आई नो हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। वो कैसे लिखूं मैं, r क्रॉस mv, v मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो अपने को ये वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन मतलब अपने को साइन के साथ इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, वो अपन देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, बट बेसिकली वी हैव टू स्प्लिट द मोशन इनटू टू पार्ट्स, वन रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड वन वेयर द एंटायर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटिंग। एंटायर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटिंग मतलब वी कैन रिप्लेस द एंटायर ऑब्जेक्ट बाय पॉइंट पार्टिकल एट इट्स सेंटर ऑफ मास, और एक पॉइंट पार्टिकल का मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, ठीक है। लेट्स लुक एट हाउ टू डू दिस इन अ क्वेश्चन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। तो एक रोल हो रहा है स्फेरिकल शेल, मतलब हॉलो स्फीयर रोल हो रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया। आई वांट टू कैलकुलेट अबाउट O, द एंगुलर मोमेंटम इज AR² ओमेगा/3, A इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, द मोशन वी विल स्प्लिट इट एज ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM, राइट।
तो यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, आई सेम ओमेगा, ओमेगा कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। मैंने बताया था हाउ टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, जस्ट कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स अराउंड द एंगुलर वेलोसिटी, द थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। सो अगर मैं इनवर्ड्स को पॉजिटिव ले लूँ, ठीक है, सो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, तो साइन के साथ लिखना पड़ता है। अगर तुमने इनवर्ड पॉजिटिव लिया एंड एंगुलर वेलोसिटी वाज एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर यू विल हैव टू राइट नेगेटिव, ठीक है। एनीवे यहाँ पर तो पॉजिटिव है, सो ICM omega would be how much? 2/3, remember 2/3 mr² into omega plus r cross mvcm. So अब you replace the object by a point particle at its center of mass, उसका mass m, and moment of and angular momentum निकालना about the origin. So पहले तो direction क्या होगा, r cross mvcm, r cross momentum, right hand फर्स्ट वेक्टर पे रखो, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, सो डायरेक्शन इसका भी इनवर्ड्स ही है, तो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस, सो r into mvcm, एंड vcm को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा r, करेक्ट। तो देखो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 5/3 mr² ओमेगा, सो माय a का वैल्यू वुड बी 5। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पूरा रोटेशन कवर कर लिया है फॉर योर जेईई मेंस, स्टार्ट टू एंड। सारे थियरी कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, एंड लॉट्स ऑफ PYQs वी हैव डन इन दिस लेक्चर। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू डू द PYQs। लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स के कर लेना, डेफिनेटली थोड़े 2019, 2020 के भी कर लेना अलॉन्ग विद लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज वो वाले प्रॉब्लम्स थोड़े डिफिकल्ट टाइप के थे 2019, 2020, विच इज एक्सपेक्टेड कि इस साल उस तरीके से आएंगे। Alright, so we've covered rotation in its entirety for your JEE mains. I hope you're working hard. Let me know in the comment section how these one shots are being used by you, how your performance is going on in your mock tests or whatever PYQs you're solving. कहीं भी तुम टेस्ट दे रहे हो तो just let me know in the comment section, and please share these videos because I'm putting in a lot of effort, and जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा टू कंटिन्यू दिस वन शॉट सीरीज फॉर यू गाइज। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू एट द टॉप।